हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। तो आज समावता का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने अपनी क्लास को ख़त्म किया था भाई प्रक्षेपण सूत्र पर, है ना। तो अपन प्रक्षेपण सूत्र पढ़ने वाले हैं। ये क्या काम में आते हैं प्रक्षेपण सूत्र? तो अपने पास कोई 3D मॉलिक्यूल है, जो भी अणु होते हैं ना, उनकी ज्यामिति कैसी होती है? त्रिविम ज्यामिति होती है। 3D मॉलिक्यूल है तो किसी भी 3D मॉलिक्यूल को हमें क्या करना होता है भाई? 2D में बनाना होता है। 3D मॉलिक्यूल है, उसको 2D में बनाना होता है। तो इसके लिए क्या काम में लेते हैं? इसके लिए हम प्रक्षेपण सूत्र काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो अब प्रक्षेपण सूत्र जो है, इनमें सबसे पहला लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था भाई? वेज डैश फॉर्मूला, ठीक है। क्या पढ़ा था? वेज डैश फॉर्मूला। ये अपन ने लास्ट क्लास में प्रक्षेपण सूत्र में पढ़ा था। अब प्रक्षेपण सूत्र में जो वेज डैश फॉर्मूला होता है, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अपने पास कोई भी sp3 संकरित कार्बन है। कौन सा कार्बन है? sp3 संकरित कार्बन। और sp3 संकरित कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है sp3 संकरित कार्बन। और साथ में ज्यामिति कैसी होती है भाई? इसकी चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, ठीक है। तो अब इसमें देखना जरा कि जैसे मेरे पास ये है, ठीक है ना। अब बिल्कुल आप sp3 संकरित कार्बन को इसकी तरह मान सकते हो, ठीक है ना। मैं इसके ग्रुप चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली चीज़ें दिख जाए, ठीक है। तो देखना ज़रा, sp3 संकरित कार्बन है और sp3 संकरित कार्बन में 4 ग्रुप जुड़े हैं और चारों ग्रुप अगर अलग अलग हो तो ऐसे को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे को अपन क्रेल कार्बन बोलते हैं। तो आप इसको यूँ समझ सकते हो कि भाई ये अपने पास जो है वो टोटल ये sp3 बीच में जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ये sp3 संकरित कार्बन है और इस पर 4 ग्रुप जुड़े हैं और चारों के चारों कैसे है भाई? चारों के चारों आपस में अलग अलग है। और ऐसा एक कार्बन जिस पर 4 समूह जुड़े और चारों के चारों कैसे हो? अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको क्रेल कार्बन बोलते हैं। यानी ये वाला कार्बन जो है वो कैसा होगा? ये वाला कार्बन क्रेल होगा, ठीक है। तो sp3 संकरण में चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है और चतुष्फलकीय बिल्कुल ये ज्यामिति को अपन क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय ज्यामिति बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? इसको बोर्ड पे मेरे को बनाना है। अब इसको बोर्ड पे बनाने के लिए आप क्या करोगे? बीच में तो कार्बन और फिर एक मान लो ऊपर वाला A हो गया, फिर ये इधर B हो गया, फिर ये C हो गया और ये D हो गया। तो इसमें तो आपको देखने को मिलेंगे कि चारों के चारों एक ही तल में है ना। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अब आपको क्या करना है? इसको अगर वेज डैश में बनाना है, वेज डैश क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि ये 3D मॉलिक्यूल है और इसको 2D में अपन को बनाना है। तो इसमें क्या करो? कोई भी 2 समूह ले लो, कोई भी 2 समूह, उनको तो आपको बनाना है तल में। जैसे मैं इन दोनों समूह को जो है वो इस तल में, मेरे हाथ के तल में, ये वाला जो तल है, ठीक है, इस तल में रख रहा हूँ। क्लियर है बात? इस तल में मैंने रख दिया। किसको? ये जो 2 समूह आप देख रहे हो, इन दोनों को तो हाथ के तल में रख दिया, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये रेड वाला जो है वो तल के सामने की तरफ होगा और वाइट वाला तल के पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसा करें, कार्बन, ठीक, 2 समूह तो तल में रखो, ये A और ये B। जो समूह तल में होते हैं उनको तो अपन जो नॉर्मल लाइन होती है उससे प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों तो क्या है? तल में है, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो तल के बाहर है, तो तल के बाहर वाले को अपन कैसे? ऐसे डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये वाला जो है वो तल के जो तल के बाहर होता है उसको अपन ऐसे वेज से प्रदर्शित करते हैं। जो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, तो उसको वेज से प्रदर्शित करते हैं। मान लो ये वाला हो गया C, इसका मतलब ये तल के सामने है, तल के ऊपर की तरफ है। और अगला जो है वो एक होता है तल के पीछे की तरफ, और तल के पीछे की तरफ जो होता है उसको ऐसे डैश से प्रदर्शित करते हैं। ये वाली लाइन को बोलते हैं वेज और इसको अपन बोलते हैं डैश, ठीक है। तो एक तो वेज हो गया, एक क्या हो गया? डैश हो गया। क्लियर है बात? तो बिल्कुल हमें ऐसे एक 3D मॉलिक्यूल को क्या करना होता है? 2D में बनाने के लिए वेज डैश फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं। ये वाला कार्बन क्या है? ये वाला कार्बन क्रेल कार्बन है, ये वाला कार्बन क्रेल कार्बन है। क्लियर है बात? तो ये है भाई अपने पास सबसे पहला वेज डैश फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखना, ये कल अपन ने देख लिया था, उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। अब दूसरा जो प्रक्षेपण सूत्र है अपने पास, मैं उसकी तरफ चल रहा हूं। तो दूसरा प्रक्षेपण सूत्र है जिसको हम बोलेंगे फीसर प्रक्षेपण सूत्र। फीसर प्रक्षेपण सूत्र, ठीक है। तो इसमें देखना जरा,
कि इसमें क्या करते हैं, जो sp3 संकरित कार्बन है, sp3 संकरित किरेल कार्बन क्या है, sp3 संकरित किरेल कार्बन को क्रॉस, ठीक है, ये क्रॉस यानी प्लस के निशान से, क्रॉस से प्रदर्शित किया जाता है, क्रॉस से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। ये sp3 संकरित किरेल कार्बन को किससे प्रदर्शित करेंगे, क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखना कि जैसे कोई किरेल कार्बन है तो ये वाला जो क्रॉस होगा ना, ये हमेशा किरेल कार्बन को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना, या जो sp3 संकरित कार्बन है उसको प्रदर्शित करेगा क्रॉस, ठीक है। और इसमें दो लाइनें हैं अपने पास, फीसर सूत्र में दो लाइनें होती हैं, एक तो जो है ऐसे खड़ी लाइन, इसको तो बोलेंगे वर्टिकल लाइन, और दूसरी ऐसे पड़ी लाइन, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। अब क्या करते हैं कि जो वर्टिकल लाइन होती है इस पर तो आपको रखना है भाई IUPAC के अनुसार, IUPAC के अनुसार जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है, मुख्य कार्बन श्रृंखला, तो IUPAC के अनुसार मुख्य कार्बन श्रृंखला को कहाँ रखते हैं भाई, इस लाइन पर रखते हैं, वर्टिकल लाइन पर रखते हैं, ठीक है। और यहाँ सबसे टॉप पर, यहाँ पर अपन रखते हैं भाई IUPAC के अनुसार, IUPAC के अनुसार एक नंबर कार्बन, तो IUPAC के अनुसार जो एक नंबर कार्बन होता है उसको सबसे ऊपर रखना है, ये वाली जो लाइन है इसको मुख्य कार्बन श्रृंखला को इस लाइन पर रखना है, और बाकी के जो भी समूह है वो आपको इधर उधर जोड़ देने हैं। तो ये तो अपना है फॉर्मेट। अब ये तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देखेंगे, देखना ज़रा, एक कंपाउंड है भैया मेरे पास CH3 CH और ये OH और ये CH2 और ये CH3, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब आपको बोल दिया कि भाई इसका फीसर सूत्र बनाइए, इसका फीसर प्रक्षेपण सूत्र मेरे को बनाना है। तो सबसे पहले क्या करो, IUPAC के अनुसार इसको नंबरिंग कर दो। तो IUPAC के अनुसार नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4, ये हो गई नंबरिंग। किरेल कार्बन कौन सा है, 2 नंबर कार्बन किरेल है, तो किरेल कार्बन को किससे प्रदर्शित करेंगे, क्रॉस से, यानी ये क्रॉस वाला 2 नंबर कार्बन जो हो गया ये क्रॉस वाला हो गया, ठीक है, ये 2 नंबर कार्बन। और 2 नंबर कार्बन पर एक तरफ H जुड़ा है, दूसरी तरफ OH जुड़ा है, तो एक तरफ H जोड़ दो, दूसरी तरफ OH जोड़ दो, ठीक। फिर 1 नंबर कार्बन ये रहा, तो 1 नंबर कार्बन को सबसे ऊपर, IUPAC के अनुसार 1 नंबर कार्बन को सबसे ऊपर, और बाकी 1 2 और बाकी जो है वो सारा इस ऊर्ध्वाधर लाइन पर रख दो। तो यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ आ जाएगा भाई CH3, ये 3 नंबर कार्बन और ये 4 नंबर कार्बन, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन प्रदर्शित करते हैं किसमें, फीसर में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, CH3 सबसे ऊपर H और ये OH, और इसको डायरेक्टली आप C2H5 लिख सकते हो, ये इसका हो गया फीसर सूत्र। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई CH3 सबसे ऊपर, यहाँ हो गया C2H5, किसी की इच्छा हुई OH इधर लगा दूँ, H इधर लगा दूँ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये सारे जो है वो इस कंपाउंड के फीसर सूत्र हो सकते हैं। क्लियर है बात। जैसे और एक एग्जांपल ले रहा हूँ भैया, देखना, एक कंपाउंड मैंने आपको दे दिया, ये कंपाउंड है, आपको बोल दिया भैया इसका फीसर सूत्र बनाओ। तो सबसे पहले क्या करोगे, IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग करोगे। IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 नंबरिंग कर दी। तो 1 नंबर कार्बन को सबसे ऊपर, ये CHO 1 नंबर कार्बन सबसे ऊपर। फिर जो किरेल कार्बन होता है उसको क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। किरेल कार्बन 2 नंबर कार्बन किरेल कार्बन है, इसको क्रॉस से प्रदर्शित कर दिया, है ना। किरेल कार्बन पर एक H है, एक क्या है, Br है, और फिर 3 नंबर कार्बन को सबसे नीचे, तो 1 2 और ये 3। तो देखना जरा, ऊर्ध्वाधर लाइन पर जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पर क्या कर दिया भाई, वर्टिकल लाइन पर हमने जो मुख्य कार्बन श्रृंखला थी वो रख दी, और बाकी जो है वो इधर एक तरफ H एक तरफ Br। क्लियर है बात। तो भाई ये है फीसर प्रक्षेपण सूत्र। मैं 1 2 कंपाउंड और देता हूँ जिनमें आपको क्या करना भाई, फीसर सूत्र लिखना है। जैसे कोशिश करना भाई, बहुत आसान सा काम है, सिंपल सा काम है।
अच्छा मान लो कि किसी कंपाउंड में आपके 2 किरेल कार्बन आ गए, तो आप उसका फीसर सूत्र कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं है, अगर 2 किरेल कार्बन आ जाए तो बीच में 2 क्रॉस लगा दो, 3 आ जाए तो 3 क्रॉस लगा दो। जैसे भाई ये है तो अब इसमें 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? तो यहाँ पर ये वाला देखना जरा, ये किरेल है और ये वाला भी क्या है? किरेल है। ठीक है, तो ये दोनों किरेल है और 2 किरेल है तो कितने क्रॉस लगा दो? 2 क्रॉस लगा दो। COOH जो है वो सबसे ऊपर रखो। ठीक है, 1 नंबर कार्बन सबसे ऊपर, फिर 2, ये 3 और 4 नंबर कार्बन सबसे नीचे। ठीक, तो इस पे एक तरफ H एक तरफ Br, 2 नंबर पे इस पर भी एक H एक Br, तो एक H एक Br। ये हो गया भाई इसका फीसर सूत्र। हाँ, आप जो है वो H Br को किधर भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फीसर सूत्र ही होगा। हालांकि कंपाउंड जो है ना वो अलग माना जाएगा, जो कि अपन प्रकाशिक समावता में बात करेंगे। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप इसका जितने भी किरेल कार्बन आते हैं ना उतने हम क्या कर देते हैं? क्रॉस लगा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ग्लूकोज का नाम सुना होगा आपने, ग्लूकोज का नाम। अणुसूत्र क्या होता है भाई साहब ग्लूकोज का? आपको पता है, छोटी क्लासों में जरूर आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणुसूत्र पढ़ा होगा। क्या होता है? C6H12O6, है ना? ये ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज का अगर फीसर सूत्र बनाए ना तो ग्लूकोज में टोटल 4 किरेल कार्बन होते हैं। तो ऐसे करके कितने क्रॉस लगाते हैं? ऐसे करके 4 क्रॉस लगाते हैं। और इसका सूत्र जो है, इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, HOH OH H H OH H और ये OH और ये CH2OH। ये ग्लूकोज का क्या होता है भाई? सूत्र होता है। क्लियर है बात? ये ग्लूकोज का संरचना सूत्र होता है, ये ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है। समझ गए बात को? तो इस तरीके से जितने भी ये वाला कार्बन किरेल है, ये भी किरेल कार्बन है, ये भी किरेल कार्बन है, ये भी किरेल कार्बन है, जितने किरेल कार्बन आते हैं ना कंपाउंड में उतने ही हम क्या लगा देते हैं भाई? बीच में क्रॉस लगा देते हैं। तो अपन को क्या मिल जाता है? फीसर प्रक्षेपण सूत्र मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो है वो क्या होता है? फीसर सूत्र हो गया। अगला है भाई जिसको अपन बोलते हैं सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र। सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या है? सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र। ठीक है, अब ये क्या होता है ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अपने पास कोई कंपाउंड है CH3 और ये CH3। ठीक है, ये कंपाउंड है। अब मेरे को इसको क्या करना है भाई? बोर्ड पे बनाना है। अब ध्यान से देखें तो ये वाला कार्बन भी sp3 संकरित है और ये वाला कार्बन भी sp3 संकरित है। ठीक है, अगर मैं इसकी संरचना देखूं, ठीक है ना, जो अपने पास CH3 है, अगर आप इसकी क्या देखोगे? संरचना देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखना ज़रा, ये अपना मॉडल है, मॉडल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखें, जो मैंने आपके सामने कंपाउंड लिखा है, ठीक है ना, दोनों कार्बन पर कैसा संकरण है? sp3 संकरण है। तो बिल्कुल ये वाली स्ट्रक्चर होती है इसकी। ध्यान से देखना ज़रा, बिल्कुल जो आप देख रहे हैं ये वाली स्ट्रक्चर इसकी होती है। ठीक है ना, अब इस कंपाउंड में देखना ज़रा, ये वाला कार्बन भी sp3 संकरित है, चतुष्फलकीय है। ठीक है ना, चतुष्फलकीय है कि भाई 1 2 3 ये तीनों हाइड्रोजन है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन पर वापस से 1 2 3 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो ये भी चतुष्फलकीय कार्बन है, ये भी चतुष्फलकीय कार्बन है, ये भी sp3 संकरित है और ये भी नीचे वाला भी sp3 संकरित है। दोनों कार्बन sp3 संकरित है। ठीक है, तो दोनों कार्बन जो है वो अपने sp3 संकरित है। क्लियर? तो अब इसमें ध्यान से देखना कि इसको मेरे को बोर्ड पे बनाना है, इसको बोर्ड पे बनाना है। तो इसको बोर्ड पे बनाने के लिए सोहार्स ने एक तरीका बताया। उसने ये कहा कि भाई देखो, इसको कंपाउंड को, इस कंपाउंड को अगर आप ऐसे देखते हो, जैसे मैंने पकड़ रखा है ना, अगर मैं आपको जस्ट इस कंपाउंड को ऐसे देखने के लिए बोलूं तो इस कंपाउंड में आपको क्या दिखाई देगा? इस कंपाउंड में आपको 1 कार्बन दिखाई देगा और कितने हाइड्रोजन दिखाई देंगे? 3। एक तो कार्बन दिखाई दे रहा होगा
और 3 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। जो सामने से इसको देखोगे तो 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन दिखाई देंगे, लेकिन वाकई में इसमें कितने कार्बन है, वाकई में इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो सोहार्स ये कहता है कि भाई आपको क्या करना है, अगर इस कंपाउंड को बोर्ड पे बनाना है तो आप इसको एक काम करें, आप इसको जस्ट सामने से ना देखें, आप इसको जो है वो थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके देखें। जब आप इसको थोड़ा सा तिरछा करके देखोगे तो आपको दोनों के दोनों कार्बन दिखाई दे जाएंगे और 6 के 6 हाइड्रोजन दिखाई दे जाएंगे। ये किसका कहना है, ये सोहार्स का कहना है। क्या कि जब आप इस कंपाउंड को एकदम सामने से देखते हो ना, तो जब सामने से देखोगे तब तो 1 ही कार्बन दिखेगा और 3 हाइड्रोजन दिखेंगे, जबकि वाकई में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो इसको सोहार्स ने कहा नहीं नहीं, आपको इसको सामने से नहीं देखना है, आप इसको थोड़ा सा तिरछा कर दो, ऐसे कर दो। जब ऐसे कर दोगे ना तो आप इसको क्या करोगे भाई, सारे कार्बन देख पाओगे और सारे के सारे हाइड्रोजन देख पाओगे। तो बिल्कुल बोर्ड पे बनाने का तरीका भी यही है। सोहार्स कहता है कि देखना जरा, ये वाला कार्बन जो है वो फ्रंट साइड कार्बन हो गया, जो सामने की तरफ है, जो आपको अभी दिख रहा है, ये वाला कार्बन फ्रंट साइड कार्बन है, ये वाला कार्बन बैक साइड कार्बन है। तो सोहार्स कहता है कि भैया इनमें से किसी एक कार्बन को आप फ्रंट साइड कार्बन मान लो, फ्रंट साइड कार्बन, और किसी एक कार्बन को बैक साइड कार्बन मान लो। अब किसी को भी आप फ्रंट साइड, किसी को भी बैक साइड मान सकते हो, यानी एक तो सामने का कार्बन, ये वाला सामने का कार्बन, ये वाला पीछे का कार्बन। तो किसी एक को सामने का कार्बन मान लो, किसी दूसरे को पीछे का कार्बन मान लो। क्लियर है। सामने वाले कार्बन को, अब इसको जब आप ऐसे देखोगे तो एक ही कार्बन, केवल फ्रंट साइड कार्बन दिखेगा। तो सोहार्स कहता है कि सामने का कार्बन जो है ना, इसको थोड़ा सा आप क्या कर दो, ऐसे नीचे की तरफ झुका दो। तो जैसे ही आप इसको नीचे की तरफ झुकाओगे तो आपको दोनों कार्बन और 6 के 6 हाइड्रोजन दिखने लग जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ ऐसा ही करना है। सोहार्स कहता है कि फ्रंट साइड कार्बन को जो है वो आप नीचे की तरफ थोड़ा सा ऐसे झुका दो, बैक साइड कार्बन को ऊपर की तरफ रखो थोड़ा सा, और फ्रंट साइड कार्बन को नीचे की तरफ रखो। यानी नीचे वाला पॉइंट फ्रंट साइड कार्बन को बताएगा और ये वाला पॉइंट जो है पीछे, ऊपर वाला पॉइंट जो है बैक साइड कार्बन को बताएगा। ठीक, फिर देखना जरा, ये हो गया फ्रंट साइड कार्बन 1, 2 और 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1, 2 और ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। बैक साइड कार्बन पर भी 1, 2 और ये 3 हाइड्रोजन, बैक साइड कार्बन पर 1, 2 और ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक, तो फ्रंट साइड कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ, 1, ये 2 और ये 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। बैक साइड कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन जोड़ दें, ये 1, ये 2 और ये 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। क्लियर है बात। तो ये हो गया इसका सोहार्स सूत्र। सिंपल सा काम है। क्या करोगे कि भाई एक कार्बन को फ्रंट साइड मानना है, एक कार्बन को बैक साइड मानना है, और जो फ्रंट साइड है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ, बैक साइड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और जो भी ग्रुप जुड़े हैं इन पर वो जोड़ दो, अपने पास क्या आ जाएगा, सोहार्स सूत्र आ जाएगा। अब इस कंपाउंड में बहुत ही ध्यान से देखना, अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो समझने वाली है। भाई देखना ज़रा, ये कंपाउंड है ना, अभी आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, एक ही कार्बन दिख रहा होगा, झूठ मत बोलना भाई। हाँ, एक कार्बन दिख रहा है। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 3। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, अब बताना ज़रा, कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1, और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 6। देखो हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 6 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे, और कार्बन कितने, 1। और मेरे को बताना, अब वापस से वही कंडीशन आ गई, क्या, हाइड्रोजन कितने, 3, और कार्बन कितने, कार्बन आपको दिख रहा है 1। ठीक है, यानी एक तो ये वाला कंपाउंड है, एक तो ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में क्या है कि आपको केवल 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन इसके जस्ट पीछे की तरफ है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे की तरफ है, ऐसे ही एक हाइड्रोजन ये है, ठीक है, ये है, और एक हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे की तरफ है, ऐसा ही दिख रहा है। तो इसमें क्या है, ये वाला कंपाउंड, ये वाला हाइड्रोजन जो देख रहे हो, ये वाला हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे की तरफ है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, मतलब ये दोनों आमने सामने हैं, और ये दोनों हाइड्रोजन आमने सामने हैं। तो एक ऐसा अपने पास, एक ऐसा सूत्र जिसमें क्या होता है, या एक ऐसा रूप जिसमें प्रत्येक समूह एक दूसरे के जस्ट ऊपर नीचे होता है, जस्ट आमने सामने होता है, इसको अपन बोलते हैं ग्रसित रूप। क्या बोलते हैं, ग्रसित रूप। ठीक, और एक केस ये भी हो सकता है कि अगर मैं इसको क्या कर दूं, थोड़ा सा घुमा दूं, तो अब आपको जो है वो 6 के 6 हाइड्रोजन नजर आएंगे। कार्बन एक ही दिखेगा, हाइड्रोजन कितने दिखेंगे, 6 दिखेंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो 6 हाइड्रोजन 1 कार्बन। तो एक ऐसा भी हो सकता है, इसको भाई मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ये फ्रंट साइड कार्बन है ना, फ्रंट साइड कार्बन पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये बैक साइड कार्बन
और बैक साइड कार्बन पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब भाई ये वाली कंडीशन जो है वो मैंने बनाई है बोर्ड पे, ये वाली जो कंडीशन देख रहे हो ये मैंने बनाई है बोर्ड पे। अब इस कंडीशन में और इसमें अंतर क्या है कि भाई पहले तो आपको 3 ही हाइड्रोजन दिखाई दे रहे थे, इसमें 6 हाइड्रोजन दिखाई देंगे। तो इसमें क्या है कि भाई पहले फ्रंट के ये दोनों जो हाइड्रोजन है इनके बीच में एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखना जरा, ये नीचे वाले जो 2 हाइड्रोजन, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई देखना कि नीचे वाले 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन पीछे वाले हाइड्रोजन में से, जो फ्रंट के 2 हाइड्रोजन सामने वाले नीचे वाले दिख रहे हैं, इनमें से पीछे का एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो नीचे वाले 2 हाइड्रोजन में से आप देखोगे पीछे वाला एक हाइड्रोजन ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ऐसे ही इस एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो है इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में दिखाई देगा। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, तो इसको अपन बोलते हैं सांत्रित रूप। तो एक तो ग्रसित रूप हुआ, एक क्या हुआ, सांत्रित रूप हुआ। क्लियर है, ये वाला ग्रसित रूप है, ये वाला कौन सा है, सांत्रित रूप है ना। अभी इसको और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई इसका प्रक्षेपण सूत्र, सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र। एक और कंपाउंड ले रहा हूं जिसका सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र हमें बनाना है। ये मैंने आपको एक और कंपाउंड दे दिया, इसका भी मेरे को सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र बनाना है। तो देखना जरा, एक को फ्रंट साइड, इसको मैं फ्रंट साइड मान रहा हूं और इसको मैं बैक साइड मान रहा हूं। ठीक है, एक को फ्रंट साइड मान लिया, एक को क्या मान लिया, बैक साइड मान लिया। ठीक है, फ्रंट साइड जो है उसको क्या करोगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ, बैक साइड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ। इन पर जो समूह जुड़े हैं वो जोड़ दो। फ्रंट साइड पर 2 हाइड्रोजन है, एक CH3 है, 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 है। तो 2 तो हाइड्रोजन जोड़ दिए, एक क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। बैक साइड कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन, एक CH3 है। तो बैक साइड कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन और एक CH3 है। एक तो ये वाला हो गया, देखना जरा ध्यान से कि भाई हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर हाइड्रोजन, कार्बन के जस्ट ऊपर कार्बन। जब एक समूह दूसरे समूह के जस्ट ऊपर होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रसित। ये वाला है ग्रसित। ठीक, और एक ये हो सकता है कि भाई एक ये वाला भी केस हो सकता है अपने पास इसी में, CH3H और नीचे CH3 और ये H और ये H। ठीक है, तो ये वाला CH3 जस्ट इस CH3 के अपोजिट है, तो इसको जो है वो क्या बोलेंगे, सांत्रित बोलेंगे। तो एक तो ग्रसित हो गया, एक क्या हो गया, सांत्रित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है भाई, सोहार सूत्र बनाने होते हैं। क्या काम में आएगा इसको तो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो किसी भी, वही बात है यहाँ पर भी कि भाई 3D मॉलिक्यूल है, एक 3D मॉलिक्यूल है, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, त्रिविम उसकी संरचना है, तो उसको 2D में कैसे बनाएं। तो 2D में बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, ये सारे सूत्र जितने भी अपन पढ़ रहे हैं वो सारे हम काम में लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास है सोहार्स के बाद में न्यूमेन। न्यूमेन बिल्कुल इसी के जैसा है, तो इनको मैं एक बार मिटाऊंगा नहीं, अपन इसी में न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र, न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र। ठीक है, ये वाला कंपाउंड था CH3 और CH3, इसको मैंने क्या बोला था, फ्रंट साइड, इसको क्या बोला था, बैक साइड। ठीक है, तो न्यूमेन ये कहता है कि भाई एक काम करो, इस कंपाउंड को अगर आप 3D में बनाना चाहते हो, इसको बोर्ड पे बनाना चाहते हो, तो इसके लिए काम करो कि फ्रंट साइड कार्बन जो है ना उसको डॉट से प्रदर्शित करो। क्या, फ्रंट साइड को किससे, डॉट से। मैं इसी कंपाउंड को बना रहा हूँ, जैसे ये वाला है इसको बना रहा हूँ, फ्रंट साइड को किससे प्रदर्शित करो, डॉट से। ठीक है, फ्रंट साइड पर क्या क्या जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो फ्रंट साइड पर जोड़ दो भैया 3 हाइड्रोजन, ऐसे। ठीक, फिर बैक साइड जो है कार्बन उसको अपन प्रदर्शित करेंगे किससे, ऐसे सर्कल से, एक वृत्त से प्रदर्शित करेंगे। और फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों जुड़े हुए हैं ना, तो एक काम करो, इस सर्कल को उठा के इस डॉट के ऊपर रख दो। इसका मतलब ये होगा कि ये तो डॉट तो हो गया फ्रंट साइड कार्बन, सर्कल हो गया बैक साइड कार्बन, और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और बैक साइड कार्बन पर क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो इस पर भी 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, अब देखना जरा इस मॉडल को
कि अगर मैं ग्रसित रूप की बात करूं, अगर ग्रसित रूप को आप देखोगे तो आपको सामने से देखने पर केवल एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो अगर आप ग्रसित रूप बनाना चाहते हो तो देखना जरा, ये कहता है कि भाई क्योंकि ग्रसित रूप में 3 ही हाइड्रोजन दिखाई देते हैं तो पीछे वाले हाइड्रोजन जो है उनको थोड़ा सा टेढ़ा बना दो, ताकि आपको पता चल जाए कि पीछे भी क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो पीछे वाले हाइड्रोजन को आप कुछ ऐसा बनाओगे, यानी एक्चुअल में मैंने ये जो तरीका बनाया है, ये जो सूत्र बनाया है, ये सूत्र जो है वो किसका है, ये सूत्र इस रूप का है जिसमें आपको जो है वो सामने से देखने पर केवल 3 हाइड्रोजन दिखाई देते हैं और 1 कार्बन दिखाई देता है। तो इसको मेरे को क्या करना है, बोर्ड पे बनाना है। बोर्ड पे बनाने के लिए आप इसको ऐसे बना सकते हो कि पीछे वाले कार्बन को थोड़ा सा क्या कर दो, टेढ़ा कर दो। तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो 6 के 6 कार्बन, 6 के 6 हाइड्रोजन दिख जाएंगे, दोनों कार्बन आपको दिख जाएंगे। तो ये वाला तो है ग्रसित रूप, ये तो क्या है, ग्रसित रूप, जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर है ना। फिर सांत्रित रूप को बनाना है, तो सांत्रित रूप बनाने के लिए देखना जरा कि ये तो फ्रंट साइड कार्बन 3 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, और बैक साइड कार्बन जो है उस पर भी 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो H H H, बैक साइड कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन, फ्रंट साइड पर 3 हाइड्रोजन, बैक साइड पर 3 हाइड्रोजन। ये वाला देखना जरा, ये वाला कौन सा रूप है, सांत्रित रूप है, क्योंकि इसमें देखना कि आपको जो है कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 6 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं और 1 कार्बन दिखाई दे रहा है। तो इसको कुछ ऐसे बनाते हैं और इसको जो ग्रसित रूप है उसको, यानी ये वाला जो ग्रसित रूप है इसको कुछ ऐसे बनाते हैं। ये वाला हो गया कौन सा, सांत्रित रूप, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप कर सकते हो कि फ्रंट साइड कार्बन है तो फ्रंट साइड कार्बन को तो किससे, डॉट से, फ्रंट साइड पर 2 तो हाइड्रोजन है, एक CH3 है, तो 2 तो हाइड्रोजन, एक CH3, क्लियर। बैक साइड कार्बन है तो बैक साइड कार्बन पर क्या है, 2 हाइड्रोजन, एक CH3, तो यहाँ पर भी ऐसा ही करूँगा, ये बैक साइड कार्बन को सर्कल से 2 हाइड्रोजन या हाइड्रोजन और एक CH3, ये लो, क्लियर है। फ्रंट साइड बना दिया, बैक साइड बना दिया, तो ये वाला कौन सा रूप हो गया, ग्रसित। सांत्रित बनाना है तो सांत्रित के लिए ये फ्रंट साइड कार्बन, ये बैक साइड कार्बन, CH3 H H, देखना जरा यहाँ CH3 के जस्ट पीछे की तरफ CH3 है, यहाँ पर भी CH3 के जस्ट पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में CH3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं भाई, न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र बनाते हैं। यानी ग्रसित मतलब सौहार्स में तो क्या करते हैं, फ्रंट साइड को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका दो तो नीचे वाला कार्बन फ्रंट साइड को प्रदर्शित करेगा, ऊपर वाला कार्बन बैक साइड को प्रदर्शित करेगा, किसमें, सौहार्स में, क्लियर है बात। और न्यूमेन में क्या होता है, फ्रंट साइड को डॉट से और बैक साइड को सर्कल से, क्लियर बात। तो भाई ये हो गया अपने पास समाव्यवता में न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि सौहार्स और न्यूमेन इन दोनों में से ज़्यादा हम काम में लेंगे किसको, न्यूमेन को ज़्यादा काम में लेंगे। सौहार्स और न्यूमेन में से किसको ज़्यादा काम में लेंगे, न्यूमेन को ज़्यादा काम में लेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अपन, इसको तो मिटा देता हूँ भैया। थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट जो है वो है भाई अपना हेडिंग है मुक्त घूर्णन एवं प्रतिबंधित घूर्णन। ये नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, मुक्त घूर्णन एवं प्रतिबंधित घूर्णन। ये क्या होता है, समझने की कोशिश करना कि भाई मान लो मैंने जो है वो ऐसे, ठीक है, एक कार्डबोर्ड लिया। कार्डबोर्ड का मतलब गत्ता समझते हो ना, गत्ता, तुम सारे हिंदी मीडियम से हो तो गत्ता तो पता ही होगा। ऐसे एक गत्ता लिया, ठीक है, कार्डबोर्ड लिया, ठीक, और इस गत्ते में एक ऐसे कील लगा दी, एकदम इसके ऐसे बीचों बीच जो है वो क्या कर दी, एक कील लगा दी और कील को नीचे फिक्स कर दिया, ठीक है ना, यहाँ कील ठोक दी।
अब एक काम करो, ये कील तो नीचे फिक्स हो गई है ना, तो इस कील को फिक्स करके इस गत्ते को जो है वो क्या करो, घुमाओ। इस गत्ते को घुमाया, क्या गत्ता घूमेगा? बिल्कुल घूमेगा। एक सेकंड केस में मैंने क्या किया, ये ही गत्ता लिया, ठीक है, और इसमें जो है वो इस बार मैंने 2 कील लगा दी, एक ऐसे एक ऐसे। इस बार जो है वो 2 कील लगा दी, दोनों कीलों को नीचे फिक्स कर दिया, ठीक है। अब जो है वो नीचे कीलों को फिक्स कर रखा है। अब गत्ते को घुमाने की कोशिश करो, अब गत्ते को घुमाने की कोशिश करो, गत्ता घूमेगा ना भाई? अब नहीं घूमेगा। आप करके देख लेना, एक कील लेना या अपने कॉपी जो है ना, आपकी कॉपी, ठीक है ना, जैसे ये है मेरे पास कोई, ठीक है, तो आपकी कॉपी का पेज लेना, कॉपी के पेज में बीच में से पेन निकालना, उसको एक सिंगल पेज से घुमाने की कोशिश करना, वो आसानी से घूम जाएगा। लेकिन जब 2 पेन आप आर पार कर दोगे फिर घुमाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं घूमेगा, ठीक है ना। ये 2 केस है। तो जब घूर्णन हो रहा है, यहाँ घूर्णन हो रहा है, इसको तो बोलते हैं मुक्त घूर्णन, मुक्त घूर्णन, ये तो है मुक्त घूर्णन। और यहाँ घूर्णन नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रतिबंधित घूर्णन। क्या बोलते हैं? प्रतिबंधित घूर्णन। तो इसको तो बोलेंगे मुक्त घूर्णन और इसको बोलेंगे प्रतिबंधित घूर्णन। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो हो गया मुक्त घूर्णन, दूसरा हो गया प्रतिबंधित घूर्णन। तो अब इसमें देखना ज़रा कि मुक्त घूर्णन या प्रतिबंधित घूर्णन जो है वो क्या होता है, ये हमने देखा। अब इसको केमिस्ट्री में कहाँ काम में लेना है ये हम सीखेंगे। तो देखना ज़रा कि एक तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो क्या करो, किसी एक कार्बन को पकड़ो, जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, नीचे कील को पकड़ लिया, फिक्स कर दिया और गत्ते को घुमाने की कोशिश की, वैसे ही यहाँ किसी एक कार्बन को पकड़ो और एक कार्बन को दूसरे को इसको घुमाने की कोशिश करो, ठीक है, दूसरे को घुमाने की कोशिश करो। तो दूसरा कार्बन जो है वो आसानी से क्या कर रहा है, लगातार रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। तो ये तो है मुक्त घूर्णन, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो घूर्णन कैसा होगा, मुक्त घूर्णन होगा, ठीक है। और सेकंड केस अपने पास ऐसा है कि भाई मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो कोशिश करते हैं घुमाने की। जैसे भाई इस केस में देखना कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, एक तरीके से डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, और कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो एक कार्बन को फिक्स करो, दूसरे कार्बन को मैं घुमाने की कोशिश करता हूँ, ये लो, हाँ घूम रहा है क्या, ना भाई साहब मेरे को तो नहीं दिख रहा है घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रतिबंधित घूर्णन, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, मैं लिखूंगा यदि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, एकल बंध है तो मुक्त घूर्णन होगा। और यदि कार्बन कार्बन के मध्य, ठीक है ना, या इधर लिख देता हूं, तो मुक्त घूर्णन होगा। और यदि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है या बहुबंध है, बहुबंध लिख देता हूं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होगा ना तो भी घूर्णन नहीं होगा, बहुबंध है तो प्रतिबंधित घूर्णन होगा, घूर्णन होगा, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी घूर्णन नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड में ही घूर्णन नहीं हो रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड में तो घूर्णन होने का सवाल ही नहीं होता। इसके अलावा एक और चीज़ है जब घूर्णन नहीं होगा, वो चीज़ है भाई कि कार्बन और कार्बन के बीच में मान लो रिंग आ गई, कोई वलय आ गई, तो भी घूर्णन नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं भाई, जैसे ये आपको कोई वलय दे दी, ठीक है, यहाँ मान लो हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। आपको बोल दिया कि इसको पकड़ो, इस सिरे को पकड़ो और दूसरे सिरे को घुमाने की कोशिश करो, घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। बिल्कुल ये वाला केस है। देखना जरा, ये 3 कार्बन की आपको रिंग दे दी, यहाँ हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों भी हाइड्रोजन है, हाँ यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा है, उसको मैंने लगाया नहीं है। तो किसी एक कार्बन को पकड़ा, दूसरे को घुमाने की कोशिश करता हूँ, घूमेगा क्या, ना भाई नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा। तो रिंग चाहे कितने भी कार्बन की हो, चाहे 3 की हो, चाहे 4 की हो, चाहे 5 की हो, रिंग में भी हमेशा कौन सा घूर्णन होगा, प्रतिबंधित घूर्णन होगा। यानी वलय की वजह से
वलय के कारण भी प्रतिबंधित घूर्णन हो सकता है। वलय के कारण भी प्रतिबंधित घूर्णन हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रतिबंधित घूर्णन जो है वो रिंग के कारण भी हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड के कारण भी हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड के कारण भी हो सकता है। तो ये है भाई मुक्त घूर्णन एवं प्रतिबंधित घूर्णन। ठीक, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे बात को। अब ये क्यों पढ़ा, क्या काम में लेंगे, तो इसकी बात करते हैं। तो भाई देखना, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिविम समावयवता, ठीक है ना। कि त्रिविम समावयवता के लिए जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली। तो अब स्टार्ट करेंगे त्रिविम समावयवता। देखो क्या होता है, त्रिविम समावयवता किसको बोलते हैं। समावयवता का मतलब क्या होता है, समावयवता का मतलब होता है अणुसूत्र क्या हो, समान हो। तो अलग क्या है, त्रिविम वर्ड मैंने कहा था कि भाई समावयवता से जस्ट पहले जो वर्ड आएगा वो चीज़ उसमें कुछ डिफरेंस आएगा। पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, यदि दो यौगिकों का अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र समान हो किंतु त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग हो तो यौगिक आपस में त्रिविम समावयवी कहलाते हैं तथा इस गुण को त्रिविम समावयवता कहते हैं। त्रिविम समावयवता कहते हैं। क्या लिखा है देखना जरा ध्यान से, यदि दो यौगिकों का अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र समान हो किंतु त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग हो तो यौगिक आपस में त्रिविम समावयवी होते हैं और इस गुण को क्या कहते हैं, त्रिविम समावयवता। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एक तो भाई ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, ठीक है, दो अलग अलग कंपाउंड है। दोनों का फॉर्मूला चेक करते हैं। कार्बन कितने 4 तो C4, हाइड्रोजन कितने 3 4 3 4 H8, फॉर्मूला आया C4H8। इसका फॉर्मूला चेक करते हैं C4H8। दोनों का अणुसूत्र क्या है, बिल्कुल समान है, अणुसूत्र बिल्कुल समान है, ठीक है। और नाम लिखते हैं तो नाम लिखने के लिए मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट 2 इन, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 4 कार्बन की, इसका भी ब्यूट 2 इन। दोनों का नाम क्या है, समान है। दोनों का फॉर्मूला अणुसूत्र क्या है, समान है। यही पहली लाइन का मतलब है कि दो यौगिकों का अणुसूत्र तो आप क्योंकि अपन समावयवता पढ़ रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, समान ही होगा, अणुसूत्र तो चेंज होगा नहीं। तो अणुसूत्र तो समावयवता में हमेशा समान ही होगा, अणुसूत्र समान है। तो यहाँ संरचना सूत्र भी दे रखा है कि अणुसूत्र के साथ संरचना सूत्र भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और संरचना सूत्र का मतलब होता है भाई IUPAC नाम। क्या मतलब होता है, IUPAC नाम, कि भाई अणुसूत्र के साथ साथ उनका IUPAC नाम भी समान होना चाहिए। अगर IUPAC नाम भी क्या होगा, समान होगा, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे उनको, अब इनमें यही है ध्यान से कि भाई IUPAC नाम समान है ना, इसका मतलब इनकी संरचना समान है, इनका संरचना सूत्र समान है। मैं जहां पर भी बोलूं संरचना सूत्र समान होना चाहिए, इसका मतलब क्या लोगे, इसका मतलब आप समझोगे कि उनका IUPAC नाम समान होना चाहिए।
क्लियर है बात। IUPAC नाम समान होना चाहिए। अणुसूत्र तो पता है, संरचना सूत्र समान होने के लिए IUPAC नाम समान होना चाहिए। तो इनका IUPAC नाम समान है, यानी संरचना सूत्र समान है, अणुसूत्र समान है। अलग क्या होना चाहिए? परमाणुओं की व्यवस्था, त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था। यहां देखना जरा, दोनों CH3 और CH3 दोनों एक ही दिशा में है, दोनों हाइड्रोजन एक ही दिशा में है, जबकि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन और CH3 की पोजीशन क्या हो गई? बदल गई, कि दोनों CH3 अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों हाइड्रोजन भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ऐसा होता है कि परमाणु की त्रिविम में व्यवस्था बदल जाए, परमाणुओं की व्यवस्था बदल जाए, तो इनको क्या बोलेंगे? इनको त्रिविम समावेवी हम बोलेंगे। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के त्रिविम समावेवी है। कौन से त्रिविम समावेवी है इसकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी देखना जरा, एक मेरे पास कंडीशन ऐसी है, मैंने कहा था फीसर सूत्र बनाओ, जैसे आपने इसका फीसर सूत्र लिखा CHO और CH3HOH। एक तो ये कंपाउंड है मान लो, ठीक है, एक कंपाउंड मेरे पास ऐसा है HOH CHO और ये CH3, ये दो कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड चाहो तो IUPAC नाम लिख के देख लो, दोनों का IUPAC नाम कैसा है? समान है। एक में OH इस तरफ है, दूसरे में OH इस तरफ। फीसर सूत्र में OH कैसे भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? अणुसूत्र समान है, संरचना सूत्र समान है, बस त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था अलग है। ये दोनों भी त्रिविम समावेवी है। कौन से त्रिविम समावेवी है इसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। क्लियर है बात। जैसे अभी हमने देखा था H H H H H H, ये कौन सा सूत्र है? न्यूमेन। ठीक, न्यूमेन सूत्र है। और रूप कौन सा है? हाइड्रोजन के जस्ट सामने हाइड्रोजन है, तो ये ग्रसित रूप है। ठीक है, और क्या है ये? CH3 एथेन है। एक तो ये बनाया, फिर एक मैंने इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं, ऐसे भी बना सकता हूं। ये भी CH3 यानी एथेन ही है। ये वाला कौन सा रूप है? ये सांतरित रूप है। दोनों का IUPAC नाम बिल्कुल समान है। अलग क्या है? परमाणु की व्यवस्था, कि हाइड्रोजन के जस्ट सामने हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री, जबकि यहाँ दो हाइड्रोजन के बीच में एंगल है 0 डिग्री। तो ये दोनों भी त्रिविम समावेवी है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे? त्रिविम समावेवता में क्या हो भाई? परमाणु की व्यवस्था अलग अलग हो और अणुसूत्र संरचना समान हो, तो उनको क्या बोलते हैं? त्रिविम समावेवता बोलते हैं। ठीक है, तो ये है भाई अपनी त्रिविम समावेवता। ठीक है, अब इसमें त्रिविम समावेवता के प्रकार ये अपन कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, कि त्रिविम समावेवता कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संरूपण समावेवता। कौन सी? संरूपण समावेवता। और संरूपण समावेवता पढ़ने के बाद GI यानी ज्यामितीय समावेवता और प्रकाशिक समावेवता की बात करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। कल की क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन टिक करवाए थे, किसके? संरचनात्मक समावेवता के। उम्मीद है आपने कर लिए होंगे, नहीं किए तो आपको करने हैं, कर लेना, साथ साथ कर लेना। कोई डाउट आए तो बिल्कुल लगातार व्हाट्सएप से जुड़े रहें। ठीक है, और इसके अलावा और कोई बात तो नहीं है अभी। ठीक है ना, तो बाकी अपन इसको नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।